हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में अपने लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सेल क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल से समझा दिए थे। और अपने लोग क्या पढ़ रहे थे, अब कोशिका अंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोशिका अंग। हम आपको पिछले क्लास में समझा दिए थे कि कोशिका अंग क्या होता है, यानी कि कोशिका को संचालित करने के लिए और विकसित करने के लिए जिन अंगों की सहारा पड़ता है, यानी कि जरूरत पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका अंग। तो कोशिका अंग में सबसे पहले अपने लोग क्या देखे थे? प्रोटोप्लाज्म देखे थे। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कह लेते हैं? जीव द्रव कह लेते हैं। जीव द्रव किसको कहेंगे? तो जीव द्रव उसको कहेंगे जो कोशिका में एक तरल द्रव पाया जाता है, जो कोशिका को क्या करता है? जीवित रखने में मदद करता है। क्लियर है बात? इसके बाद अपने लोग पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज अपने लोग ठीक वहां से आगे पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेल वॉल को हिंदी में क्या कह लेते हैं? कोशिका भित्ति कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? कोशिका भित्ति कह लेते हैं। तो एक्चुअली कोशिका भित्ति जो होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज के बने होने के कारण से ये क्या कर लेता है, ध्यान से समझिएगा, ये केवल और केवल पादप में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पादप में। पादप बोले तो पेड़ पौधा में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधा में पाया जाएगा। अब ये सेलुलोज का बना होने के कारण से आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा का ऊपरी सतह जो स्किन जो होता है, वो क्या होता है? बड़ा कठोर होता है। ये अपने लोग में यानी कि जानवर में नहीं पाया जाएगा, ना तो जंतु में पाया जाएगा। जंतु मतलब ही जानवर होता है, तो ना अपने लोग में ही पाया जाएगा। अगर अपने लोग में अगर पाया जाता तो आप देख रहे हैं अपने लोग का स्किन कितना स्मूथ है, यानी कि मुलायम है। तो अपने लोग का भी स्किन कैसा हो जाता है? पौधा की तरह क्या हो जाता? कठोर हो जाता। तो इसलिए अपने लोग में ये चीज नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात? अभी हम आपको क्या समझाएं कि ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। फिर आपको बताएं ये केवल पेड़ पौधा में होता है, ये जानवर में नहीं पाया जाता, इसलिए अपने लोग में भी नहीं पाया जाता। देखिए, ये समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो पेपिटोग्लैंड का बना होता है। ये एग्जाम में आता है, आपको पूछेगा कि बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो याद क्या रखना है आपको? पेपिटोग्लैंड। क्या याद रखेगा? पेपिटोग्लैंड। क्लियर है? अब आपको एक और बात इसमें पूछ सकता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो आपको याद रखना काइटिन की बना होता है। किसका बना होता है? टिन की बनी होती है। सेल वॉल का खोज भी किसने किया था? और रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और आपको एक बात पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? और रॉबर्ट हुक ने किया था। तो आपको यह भी याद रखना है कि इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, जीवित का नहीं किया था। क्लियर है बात? तो मृत कोशिका खोज इन्होंने किया था। आपको एक बात और बताए थे, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? तो रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? और रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। आगे जानिए, पादप की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि जो पादप होता है उसका जो कोशिका होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, आगे अब ये समझते हैं कि सेल वॉल अधिकतम किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधा में तो ये पाया ही जाएगा। इसके अलावा ये किसमें पाया जाएगा? तो इसके अलावा ये पाया जाएगा प्लांट, यानी कि पेड़ पौधा तो समझ ही दिए। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में पाया जाएगा। फंगी यानी कि कवक में पाया जाएगा। इसके बाद एल्गी यानी कि शैवाल में पाया जाता है। तो प्लांट के अलावा ये बैक्टीरिया में, फंगी में और एल्गी यानी कि शैवाल में पाया जाता है। क्लियर बात? यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे जान लेते हैं। अब यह जानिए कि यह जानवर में नहीं पाया जाता, ये बात आपको हम समझा दिए। ये पादप कोशिका को ताकत तथा आकार प्रदान करता है। तो ये बात हम आपको पहले ही समझा दिए कि आप देखे होंगे पेड़ पौधा जो देखे होंगे, तो पेड़ पौधा का जो ऊपरी परत होता है वही सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है। और उसके जस्ट अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? आपका सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। क्लियर बात? अब आगे देखिए, यह कोशिका को बीमारियों से भी सुरक्षा करता है। बीमारी कहने का मतलब ये हो गया कि जिस कोशिका का सेल वॉल जितना अधिक मजबूत होगा, उसको बाहर से उतना अधिक वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा। नहीं तो बाह्य वातावरण का जो रोग है वो क्या हो जाएगा? कृमि के द्वारा से, या नहीं तो विषाणु के द्वारा से, या बैक्टीरिया के द्वारा से क्या हो सकता है? अंदर जा सकता है। और एक बात आप याद रखिएगा, यह पदार्थ के बड़े अणु को गुजरने नहीं देता है, यानी कि अपने आर पार बड़े अणु को गुजरने नहीं देता है। क्लियर है बात? हम आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देते हैं। अरे इधर हो जाओ। इधर आप देखिए, ठीक है। अब आप यहां से देखिए कि यहां जो आप देख पा रहे हैं, ये रहा आपका सेल वॉल। ये क्या रहा आपका? सेल वॉल रहा। क्लियर बात? तो सबसे ऊपरी परत जो होता है इसी को क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। और इसके बाद जस्ट ये जो आप अंदर में देख रहे हैं इस वाले हिस्से को, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे अपने लोग? सेल वॉल बोलेंगे। इसके जस्ट बाद वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये जो होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे जान लेते हैं।
अब आगे समझ लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होता है? तो देखिए, राइबोसोम्स को कहा गया है कि यह सर्वव्यापी कोशिका होता है। क्या होता है? सर्वव्यापी कोशिका होता है। अब सर्वव्यापी कोशिका का मतलब क्या होता है? यानी कि ये सब जगह पाया जाएगा। ये जानवर में भी पाया जाएगा और पादप में भी पाया जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद आगे, यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यानी कि कोशिका में जितना भी अंग होगा, तो उन अंग में सबसे छोटा अंग जो होता है वो राइबोसोम होता है। इसमें झिल्ली का अभाव होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके कारण से इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो आपको क्या याद रखना है? राइबोसोम्स को। किसको याद रखना है? राइबोसोम्स। यानी कि प्रोटीन का जो निर्माण सबसे अधिक कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। किसके कारण से करता है? तो ये करता है आपको एमिनो के द्वारा से। किसके द्वारा से? एमिनो अम्ल के द्वारा से ये आपको किसका निर्माण कराएगा? प्रोटीन का निर्माण कराएगा। किसका निर्माण कराएगा? प्रोटीन का निर्माण कराएगा। या दूसरे कोशिका में चिपक कर भी रह सकता है। दूसरे कोशिका में, यानी कि अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का सेल है, अगर इसको इच्छा हुआ कि दूसरे सेल में हम जाके क्या हो जाए? चिपक जाए, तो दूसरे सेल में भी ये क्या हो सकता है? जाके चिपक सकता है और वहां भी क्या हो सकता है? ये जीवित रह सकता है। आगे आप जानिए कि राइबोसोम्स का जो खोज है वो किसने किया था? तो राइबोसोम्स का खोज किया था रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। लेकिन रॉबिन्स और ब्राउन ने जो है ये पादप में किया था। किसमें किया था? पादप में। अच्छा, पादप के जड़ में किया था। तो पादप कौन सा क्या था? तो सीम, ये जिसको सीमी बोलते हैं। तो सीम का भजिया आप लोग खाते होंगे, गांव देहात का लोग इसको सीम बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? सीम बोल लेते हैं। इसका भजिया आदमी खाते हैं। तो इसके जड़ में इन्होंने खोजा था। ठीक है। अब जानवर में किसने खोजा था? तो जानवर में खोजा था पाइलैंड ने। जानवर में किसने खोजा था? पाइलैंड ने खोजा था। देखिए, फिर से समझिए कि रॉबिन्स और ब्राउन ने खोजा था पादप में। किसमें खोजा था? पादप में। और पादप में किसमें खोजा था? तो सीम में खोजा था। किसमें? सीम में। और पाइलैंड ने किसने खोजा था? पाइलैंड ने किसमें खोजा था? जानवर में। किसमें खोजा था? जानवर में। यानी कि जानवर की कोशिका में राइबोसोम का खोज जो है वो पाइलैंड ने किया था, और राइबोसोम का जो खोज है वो रॉबिन्स और ब्राउन ने किसमें किया था? पादप में किया था। किसमें किया था? पादप में किया था। अब देखिए, राइबोसोम्स के आकार के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? दो। एक आपका बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो छोटा वाले को क्या बोल लेते हैं? छोटा वाले को बोल लेते हैं 70s राइबोसोम्स। क्या बोलेंगे? 70s राइबोसोम्स। और दूसरा होता है आपका 18s राइबोसोम्स। क्या होता है? 18s राइबोसोम, यानी 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। तो ध्यान से समझिएगा कि 70s राइबोसोम्स जो होता है ये किस में होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे? जो अविकसित जीव हो। क्या हो? अविकसित जीव हो। जैसे कि आप जीवाणु कह सकते हैं, आया बात समझ में? बैक्टीरिया कह सकते हैं, शैवाल कह सकते हैं, ये सब अविकसित जीव है, जिसमें क्या पाया जाएगा? आपका 70s राइबोसोम पाया जाएगा। ये हल्का होता है। क्या होता है आपका? हल्का होता है। यानी कि अविकसित जीव कहने का मतलब क्या हुआ? कि जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उस जीव में पाया जाएगा। आगे अपने लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो ये किस में पाया जाएगा? आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, जो क्या होता है? आपका अविकसित होता है। अब आते हैं इसके बारे में, 18s राइबोसोम्स क्या होता है। तो देखिए, 18s राइबोसोम उसको कहेंगे जो क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका उसमें पाया जा उस जीव में पाया जाता है जो पूर्ण रूप से क्या हो? विकसित हो। पूर्ण रूप से क्या हो? विकसित। जैसे कि अपने लोग, बड़ा बड़ा जानवर, ये क्या है? आपका डेवलप है पूरा, यानी कि विकसित हुआ है। तो 18s राइबोसोम पाया जाएगा अपने लोग में। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मानव में या 70s राइबोसोम पाया जाएगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अपने लोग में कौन सा राइबोसोम्स पाया जाएगा? तो 80s पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? 80s पाया जाएगा। यह राइबोसोम जो होता है यह भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। क्लियर है बात? अब इस एक बात इसमें और समझिए कि 70s राइबोसोम का जो छोटी उप इकाई होता है, यानी ऊपरी हिस्सा होता है, वो 30s का होता है, और नीचे वाला जो होता है वो आपका कितना का होता है? 50s का होता है। किसका होता है? 50s का। ये हम आपको आगे समझा देते हैं। और 18s में जो होता है, इसका ऊपरी कोशिका जो होता है, उप इकाई, वो 40s का होता है, और निचली यानी कि बड़ी जो होता है वो कितना का होता है? 60 का होता है। कितना का होता है? 60 का। हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि 70s का जो ऊपरी कोशिका, उप कोशिका होगा, यानी उप इकाई होगा, वो 30s का होता है। कितना होता है? 30s। एवं निचला यानी कि बड़ा उप इकाई जो होता है वो 50s का होता है। लेकिन 18s राइबोसोम में जब छोटी उप इकाई की बात कीजिएगा तो वो होता है आपका 40s का, और नीचे वाला जो यानी बड़ी उप इकाई होता है वो कितना का होता है? आपका 60s का होता है। आइए इसको समझाते हैं हम आगे।
अब इस डायग्राम से आप समझिए कि ये रहा आपका 70s राइबोसोम। कौन सा रहा? 70s राइबोसोम। अभी क्या समझा है कि इसका जो छोटी इकाई होगा, छोटी उप इकाई क्या होता है? छोटी उप इकाई। ये होता है आपका 30s का और ये होता है आपका 50s का। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? 70s। कितना? 70s। लेकिन देखिए कि मैथमेटिकल इसको आप जोड़ते हैं तो ये 18 आ जाता है। कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। अब ये देखिए मैथ तो है नहीं, ये आपका बायोलॉजी है। क्या है आपका? बायोलॉजी है। तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्ट होता है यूज। क्या होता है? बायोलॉजिकल फैक्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 10 गो राइबोसोम्स जो है इसका 30s से और 50s का दोनों आपस में कॉमन है। दोनों आपस में क्या है? कॉमन है, जिसके कारण से इसको काउंट नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता? काउंट नहीं किया जाता। तो वैसे तो 30-50 को जोड़िएगा तो आपस ही आता है, लेकिन इसमें 10 राइबोसोम्स जो है कॉमन आता है, इसलिए ये 70s ही बनाता है। क्या बनाता है? 70s ही बनाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए 18s राइबोसोम में ऊपरी यानी छोटा वाला जो उप इकाई होता है वो होता है आपका 40s का, और नीचे बड़ा उप इकाई जो होता है इसको क्या, ये कितना का होता है? 60s का। इसको बोलते हैं छोटी उप इकाई। छोटी उप इकाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल लेते हैं सब यूनिट। क्या बोल लेते हैं? सब यूनिट। और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं बड़ी उप इकाई। बड़ी उप इकाई। ठीक है, इसको भी बोल लेते हैं छोटी उप इकाई और नीचे वाले को भी क्या बोल लेते हैं? बड़ी उप इकाई। इसी तरह से इसमें भी 20s राइबोसोम्स जो है कॉमन आएगा। इसलिए देखिए 40 को 60 को जोड़िएगा तो मैथमेटिकल कितना आना चाहिए? 100 ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 80 ही दिख रहा होगा, क्योंकि 20 राइबोसोम्स इसका भी और 20 राइबोसोम्स इसका भी आपस में क्या है आपका? कॉमन है। आपस में क्या है आपका? कॉमन है। चलिए यहां तक बात आ गया होगा समझ में। अब आगे समझ लेते हैं। अब ये समझिए कि एक्चुअली इसमें जो एस है क्या है? एस। एस का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको हिंदी में क्या बोले थे? तो अवसादन गुणांक बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? अवसादन गुणांक। सॉरी, क्या बोल लीजिए? अवसादन गुणांक बोल लीजिए, या स्वेटबर्ग इकाई बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? स्वेटबर्ग इकाई। अब आगे जान लेते हैं। देखिए कई राइबोसोम मिलकर के पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बनाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे कि ध्यान से समझिएगा, आप 100 का 1 रुपया का सिक्का लेंगे, 100 का 1 रुपया का सिक्का लेंगे, तो आपको अगर कन्वर्ट करना है एक ही नोट में तो कितना नोट बनाएगा? 100 का एगो नोट बनाएगा। 100 का एगो नोट मतलब आपका क्या होगा? देखिए 100 गो सिक्का लिए हैं तो एगो बड़ा नोट किसका बना? 100 का बना। तो ठीक इसी प्रकार से कि अगर आप बहुत सारा राइबोसोम्स को मिलाएंगे तो पॉलीराइबोसोम्स बनेगा, यानी एक बड़ा राइबोसोम्स का निर्माण करता है। आगे राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है एमिनो अम्ल। ये पहले ही हम आपको समझा दिए थे कि एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण कराना होता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कराना होता है। अच्छा, प्रोटीन का निर्माण कराना क्यों होता है? यही प्रोटीन जो है आगे चल करके हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे एटीपी के द्वारा। किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी ग्लूकोज में टूट करके किसका निर्माण कराएगा? ऊर्जा का निर्माण कराएगा। क्लियर बात? क्योंकि शरीर को सबसे अधिक किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की पड़ती है। किसकी पड़ती है? प्रोटीन की पड़ती है। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? लाइसोसोम्स के बारे में। तो देखिए लाइसोसोम्स जो होता है ये एक गोलाकार अम्लीय एंजाइम होता है। क्या होता है आपका? गोलाकार एंजाइम होता है। ठीक है, आइए एक बार हम आपको राइबोसोम्स का डायग्राम दिखा देते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा आप, आपको एक छोटा छोटा यहाँ पे दाना टाइप का दिख रहा होगा। हम इसको क्या कर देते हैं? बाउंडेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाउंडेड कर देते हैं, यानी कि इसको कलर कर देते हैं। यही चीज आपका क्या कहलाएगा? राइबोसोम्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइबोसोम्स। ये छोटा छोटा आप एक गोला गोला आप दाना आपको दिखाई दे रहा होगा, यही चीज क्या कहलाता है? आपका राइबोसोम्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपका राइबोसोम्स कहलाता है। तो राइबोसोम्स को ही अभी हम क्या समझाएं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोल लेते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है? प्रोटीन का निर्माण कराता है। चलिए यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे किसके बारे में जान रहे थे अपने लोग? लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम्स के बारे में। तो देखिए यह एक गोलाकार अम्लीय एंजाइम की थैली है जो झिल्ली युक्त होती है। क्या होती है? झिल्ली युक्त होती है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता। इसका खोज किया था डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। देखिए लाइसोसोम्स जो है एक प्रकार का, इसको आत्महत्या थैली भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? आत्महत्या थैली भी बोल लेते हैं। क्लियर बात? या इसी को एटम बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम भी बोलते हैं, या सफाई कर्मचारी भी इसी को बोल लेते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या कर लेता है, जब इसका झिल्ली क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त करने का मतलब होता है फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है।
अपने अंदर जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम को क्या कर लेता है, स्रावित कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। छोड़ने के कारण से क्या कर लेता है, अपने ही कोशिका को मार के खा जाता है, अपने ही कोशिका को क्या कर लेता है, मार के खा जाता है, यानी कि उसको हजम कर देता है, पचा देता है। इतना बताया आपको समझ में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से आत्महत्या की थैली कहते हैं, या नहीं तो एटम बम कह लेते हैं, या सफाई कर्मचारी भी बोल लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, फिर से हम समझा देते हैं। ये क्या कर लेता है, लाइसोसोम जो है, ये अपने ही यहाँ पे वही बात लिख ली है कि इसका खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। ठीक है, जब लाइसोसोम्स झिल्ली क्षतिग्रस्त होकर के फट जाता है तो अपने एंजाइम्स द्वारा खुद के कोशिका को नष्ट करके खा जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली या एटम बम या नहीं तो सफाई कर्मचारी बोल लेते हैं। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आप यहां से समझिए कि ये जो लाइसोसोम्स होता है ये कहां पाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। लाइसोसोम्स जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कॉर्पलेस, यानी कि लाल रक्त कणिका में आरबीसी सॉरी लाइसोसोम्स नहीं पाया जाएगा। इसलिए आरबीसी जब मरता है तो कहां चले जाता है, एस्प्लिन में चले जाता है, यानी कि पिल्ली या तिल्ली में चले जाता है, पिल्ली या तिल्ली में चले जाता है। क्यों चले जाता है, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से ये क्या होगा, आपका कहां चले जाएगा, आपका एस्प्लिन में चले जाएगा। इसलिए एस्प्लिन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आइए आगे समझते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब यही बात आपको समझाया हम कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। आरबीसी मरने के पश्चात एस्प्लिन यानी कि पिल्ली या तिल्ली में चले जाता है, इसलिए एस्प्लिन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का क्या कह लेते हैं, कब्रिस्तान कह लेते हैं। लाइसोसोम्स के अकालिक विघटन से कई रोग हो सकता है, यानी कैंसर तक उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है, आपका कैंसर तक उत्पन्न हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है किसी भी कोशिका को नष्ट करने का गुण। क्या करने का, नष्ट करने का गुण। अगर ये अविघटित हो सॉरी अकालिक विघटन हो, यानी कि ठीक से क्रिया ना करे तो कैंसर तक उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद आगे समझिए यहाँ क्या लिखे हैं, इसे ऑटोलिसिस भी कहते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑटोलिसिस भी कर लेते हैं। ऑटोलिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह स्वयं कोशिका को क्या कर लेता है, विनाश कर देता है। स्वयं कोशिका को क्या कर लेता है, विनाश कर लेता है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, एक जीव होता है जिसको इंग्लिश में बोल लेते हैं क्रेब। क्या बोल लेते हैं, क्रेब बोल लेते हैं। तो क्रेब को हिंदी में क्या बोल लेते हैं, देखिए या तो केकड़ा बोल लेते हैं, या तो क्या बोल लेते हैं, केकड़ा बोल लेते हैं, या देहात में गांव देहात में इसको बोलते हैं कांकोर। क्या बोलते हैं, कांकोर। ये सी फूड के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, सी फूड, यानी इसको आदमी बहुत चाव से भी खाता है। तो उसमें भी यही लक्षण पाया जाता है, लाइसोसोम्स की तरह ही लक्षण पाया जाता है। किसकी तरह लक्षण पाया जाएगा, लाइसोसोम्स की तरह ही एक लक्षण पाया जाता है। देखिए जब भी मतलब यानी कि केकड़ा का बहुत सारा बच्चा क्या होता है, पैदा होता है। जब बहुत सारा वो बच्चा देती है तो बच्चा देने के पश्चात वो क्या हो जाता है, खुद ब खुद उसका बॉडी क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है। क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है, यानी कि मर जाता है। जिसके कारण से बच्चा जो है उसके शरीर में अवशिष्ट पदार्थ को खा के क्या होता है, अपना भोजन बना लेता है। तो आइए एक बार हम आपको रेप को दिखा देते हैं। अरे ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से वो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि लाइसोसोम्स कहाँ है। तो आप यहाँ से देखिए, ये जो आपको छोटा छोटा दाना दिख रहा होगा, यही चीज आपका क्या कहलाएगा, लाइसोसोम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइसोसोम्स कहलाता है। यहाँ पे आप जो ये गोल गोल यहाँ पे देख रहे हो, रुकिए नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए यही चीज क्या कहलाएगा, आपका लाइसोसोम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइसोसोम्स कहलाता है। ये कैसा पाया जाता है, आपका गोलाकार पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, गोलाकार पाया जाता है। इसी चीज को क्या बोलेंगे, लाइसोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम्स। हम आपको इसका दूसरा डायग्राम भी दिखाते हैं, चलिए देखिए। ये रहा आपका लाइसोसोम्स, ये होता है आपका लाइसोसोम्स का आकार होता है। किसका आकार होता है, लाइसोसोम्स का आकार होता है। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जब आप इसको काट के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर है बात, तो लाइसोसोम्स यही होता है। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब हम आपको किस किस जीव के बारे में समझा रहे थे, क्रेब के बारे में। किसके बारे में, क्रेब के बारे में। क्रेब को हिंदी में बोल लेते हैं केकड़ा। क्या बोल लेते हैं, केकड़ा। इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, आया बात समझ। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, क्रेब। क्रेब को हिंदी में क्या बोलते हैं, केकड़ा। गौ देहात में इसको कांकोर भी बोलते हैं। आया बात समझ में। ये सी फूड होता है। इसको देखिए, ये आदमी आप देखे होंगे वीडियो में, बहुत सारा ये खाते रहता है। इसको और आदमी सभी खाता है। क्लियर बात। तो ये भी क्या कर लेता है, इसमें भी लाइसोसोम्स की तरह गुण पाया जाता है। आया बात समझ में। जब ये बच्चा देती है, क्या करती है, बच्चा देती है बहुत सारा। इसका बच्चा क्या कर लेता है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये मर जाता है। तो इसके अंदर में जितना भी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है या अवशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, तो इसका बच्चा क्या कर लेता है, इसी को खा के समाप्त कर देता है, यानी कि हजम कर देता है। क्लियर है बात। अब आगे जान लेते हैं।
लाइसोसोम्स के बारे में आपको हम समझा दिए। अब आगे समझ लेते हैं सेंट्रोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रोसोम्स के बारे में। ध्यान से सुनिए कि सेंट्रोसोम्स जो होता है, इसको हिंदी में सेंट्रोसोम्स बोल लीजिए या तारका बोल लीजिए। ये बॉडी के लिए यानी मानव शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट? ध्यान से सुनिएगा। ये कोशिका विभाजन कराता है। क्या कराता है? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन अपने लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर ये सेल में नहीं पाया जाएगा तो सेल विभाजन नहीं होगा। आप मेरा हाथ ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे चाकू से कट गया। क्या हो गया? चाकू से कट गया या घाव हो गया, तो आप देखे होंगे कि सेल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे ही यहाँ चाकू से कटिएगा तो सेल क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे ही ये सेल अलग हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से यहाँ पे क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। जैसे ही कोशिका विभाजन होगा तो एक कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि एक कोशिका टूट के अन्य कोशिका का निर्माण करना, अन्य कोशिका का निर्माण करना। सेल विभाजन का मतलब ये नहीं होता कि सेल टूट करके नष्ट हो जाना, नहीं। सेल विभाजन का मतलब होता है कि सेल विखंडित होकर के यानी टूट करके नई सेल का निर्माण करना। तो जैसे ही इस सेल क्या होगा? कटेगा, तो इसके अंदर ढेर सारा सेल क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद धीरे 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 ये क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। अब ध्यान से समझिएगा बात को। एक बात और कि जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई क्या है? आपका सेल है। ये दो पार्ट में टूट गया। मान लेते हैं हम इसको एक C1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? C2। तो कितना भाग में अभी आपको दिखाई दे रहा है? दो भाग में। कितना भाग में? दो भाग में। तो ध्यान से समझिएगा, जो सेल टूटता है इसको बोलते हैं मदर सेल। क्या बोल लेते हैं? मदर सेल। इसको बोल लेते हैं मदर सेल। क्या बोल लेते हैं? मदर सेल। और जो सेल टूटता है इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोल लेते हैं? डॉटर सेल। क्या बोल लेते हैं? डॉटर सेल। फिर से हम समझा देते हैं। जो सेल आपका टूटेगा यानी कि जो मूल सेल होता है इसको बोलते हैं मदर सेल। क्या बोल लेते हैं? मदर सेल। और जो सेल टूट के नया सेल बना, क्या बना? नया सेल बना, इसी को बोलते हैं डॉटर सेल। इसी को क्या बोल लेते हैं? डॉटर सेल। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब ध्यान से समझिएगा, अभी समझाएं कि यह किसका विभाजन करता है? कोशिका विभाजन करता है। यह केवल जंतु में पाया जाता है, यानी कि जानवर में और अपने लोग में पाया जाएगा, पर पौधा में यह नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। क्या करना? कोशिका विभाजन करना। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका ध्यान से सुनिए कि कोशिका विभाजन तो कराता है, लेकिन मेनली जो है ये ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। कहाँ नहीं पाया जाएगा? ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। अगर ब्रेन में पाया जाता तो आदमी का ब्रेन में चोट लगने के कारण से डेथ आज नहीं होता, यानी आदमी सुरक्षित रहता और बच सकता था। इसलिए आप देखे होंगे कि दो को कुत्ता का जब लड़ाई होता है, उसके माथा में जब दांत काट लेता है या किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है, तो कुत्ता का माथा जो है धीरे 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 आप देखते होंगे कि सड़ जाता है। सड़ने के पश्चात वो क्या हो जाता है? कुत्ता मर जाता है। गांव देहात में क्या कर लेता है? जब कुत्ता सोया हुआ रहता है या कहीं बैठा रहता है तो उसको केरोसिन तेल उसके माथा में डाल दिया जाता है, या नहीं तो आप उसमें अजीब अजीब टाइप का उसमें तेल डालता था, फिर भी वो नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि उसके अंदर भी क्या नहीं हो पाता है? तो सेल विभाजन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? सेल विभाजन नहीं हो पाता। क्लियर बात। अब आप ये जानिए कि इसका मुख्य कार्य तो बता दिए। इसका खोज किसने किया था? तो बोबड़ी ने किया था। किसने किया था? बोबड़ी ने किया था। यह पादप कोशिकाओं के कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न होता है। पादप कोशिका में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है, क्या होता है? विभाजन होता है पादप में, तब जाके ये आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर बात। अब आगे समझ लेते हैं इसी में। अब ये समझिए, अभी ये मस्तिष्क के बारे में हम आपको समझा दिए कि ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाएगा। अगर मस्तिष्क में पाया जाता तो चोट लगने के कारण से आदमी का माथा जल्दी ठीक नहीं हो पाता, यानी ब्रेन ठीक नहीं हो पाता है, जिसके कारण से व्यक्ति हो या जानवर हो उसका क्या हो जाता है? आपका डेथ हो जाता है। क्लियर बात। इसके बाद एक बात और जान लीजिए आप, ये जनन कोशिका में भी नहीं पाया जाएगा। किस में नहीं पाया जाएगा? जनन कोशिका। तो जनन कोशिका किसको बोलते हैं? एस्पर्म और ओवम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एस्पर्म और ओवम को बोलते हैं। अच्छा, एक बात और जानिए कि जब मतलब अपने लोग का हाथ कटता है या शरीर का स्किन कोई भी करता है, तो यहाँ समसूत्री विभाजन के द्वारा से अपने लोग का घाव पड़ता है। किसके द्वारा से? समसूत्री विभाजन के द्वारा से। ये हम आपको आगे क्लास में समझा देंगे। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता। अगर इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो आप ही कहिए तो हो जाएगा हम दो हमारे एक दर्जन। क्या हो जाएगा? हम दो हमारे एक दर्जन हो जाएगा, यानी कई सारा बच्चा एक साथ पैदा हो सकता है। तो इसमें भी समसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? समसूत्री विभाजन नहीं होता। वो चीज अपने लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है बात। तो आपको यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। याद रखना है आपको कि ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अभी हम आपको किसके बारे में समझा रहे थे? सेंट्रोसोम के बारे में समझा रहे थे। ये सेंट्रोसोम जो है किस में नहीं पाया जाएगा? मस्तिष्क में, यानी कि ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।